हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं रिडॉक्स टाइट्रेशन का लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में बची हुई बातों की। बची हुई बातें क्या क्या है? एक तो नॉर्मलिटी डिस्कस करनी है, एक बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, थोड़ा उसको डिस्कस करना है, और एन फैक्टर जो बचा हुआ है उसको डिस्कस करना है, और क्वेश्चन करने हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन के। तो चलो दोस्तों, इन सभी बातों को आज हम लोग निपटाते हैं एक एक करके। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा देखो यार, आज का हमारा काम क्या है? आज का हमारा सबसे पहला काम जो है वो किस बात को फॉलो करता है? तो जरा यार गौर से देखो, हम लोगों ने क्या क्या बताया। एन फैक्टर आपको बता दिए। तो जब दोस्तों आपने एन फैक्टर बता दिए तो एक चीज और आ जाती है, वो क्या होती है? नॉर्मेलिटी। तो आज हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ाएंगे। मैंने आपको कंसंट्रेशन में नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाई है कि नहीं? मैंने आपको कंसंट्रेशन में नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाई थी। इसलिए नहीं पढ़ाई थी कि कंसंट्रेशन में ये पढ़ाई नहीं जाती है। क्यों? यदि पढ़ा दोगे तो इसको डिफाइन करना मुश्किल है। इसका रीजन क्या है अभी आप एक मिनट में समझ जाओगे कि इसका रीजन क्या है। देखो यार, नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, गौर समझिए। ये प्यारे बच्चों हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है। हमने क्या ले लिया है? 1 लीटर सोल्यूशन ले लिया है। 1 लीटर हमारे पास दोस्त क्या है? सोल्यूशन है। ये देखो, 1 लीटर सोल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सोल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के पड़े होते हैं उसी को नॉर्मेलिटी कहते हैं। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के पड़े होते हैं उसी को नॉर्मेलिटी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in 1 liter of solution। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के पड़े हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर में जितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के हैं वो क्या है मेरे दोस्त? नॉर्मेलिटी। 1 लीटर में जितने मोल सॉल्यूट के पड़े हैं वो क्या है मेरे दोस्त? मोलरिटी। इतना डिफरेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ग्राम इक्विवेलेंट कौन सी बला होती है, ये क्या होता है? तो जरा देखो, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है, जैसे नंबर ऑफ मोल होता है वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। यदि किसी के वेट को उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। पहला फार्मूला तो दोस्त ये है। यदि किसी के वेट को उसके ग्राम इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। पहला फार्मूला हमारा ये है। दूसरा फार्मूला और है जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। यदि मोल में एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट बन जाता है। यदि मोल में एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है मेरे दोस्त? ग्राम इक्विवेलेंट बन जाता है। आप ये 2 फार्मूले बहुत अच्छे से याद रखिए ग्राम इक्विवेलेंट के। ये 2 फार्मूले बहुत अच्छे से याद रखिए। अब दोनों में एन फैक्टर का यूज है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट तब तक नहीं निकलेगा जब तक एन फैक्टर ना पता हो। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है ना इक्विवेलेंट वेट। तो कैसे निकलेगा यार, बताओ, है कि नहीं बच्चों? तो इसलिए एन फैक्टर पता होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैंने वहां पर यह बात नहीं बताई है। तो पहले डेफिनेशन समझो। नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन में मेरे दोस्त कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट है? ये क्या है? नॉर्मेलिटी है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाला जाता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। जैसे नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। वैसे ही ये निकाला जाता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। हम सबसे ज्यादा ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। हमारा फेवरेट फार्मूला ये वाला होगा, हम इससे काम चलाएंगे। अभी धीरे धीरे सारी बातों को आपको मैं समझा देता हूं। अब जरा देखो यार मेरे दोस्त, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हुआ? तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो गया जाके, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फार्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
और किसमें बच्चों, इन लीटर। ध्यान रखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला है, नॉर्मेलिटी का फार्मूला आया। अब कोई बच्चा चाहे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फार्मूला बना सकता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये देखो, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यदि नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, और मेरे दोस्त नंबर ऑफ मोल, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, नंबर ऑफ मोल, और ये फार्मूला हम लोगों ने खूब यूज किया है, m इंटू वी। मोलरिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मोल आएगा। नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, मोलरिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करोगे तो मोल आएगा। तो एक फार्मूला हमें यह भी याद रखना चाहिए, नॉर्मेलिटी का फार्मूला तो याद ही रखना चाहिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, मगर साथ में यह भी याद रखना चाहिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू n इंटू वी होता है, और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू m इंटू वी होता है। दोनों में डिफरेंस नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट n इंटू वी होता है, नंबर ऑफ मोल m इंटू वी होता है, नंबर ऑफ मोल m इंटू वी होता है, ठीक है। अब यहां पर ही एक बात आपको और बता देता हूं, जैसे आपका काम हो जाए, क्या रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या होगा, इस बात का डिस्कशन कर लेते हैं। तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या होगा, आप चाहें तो 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी फार्मूले को डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करोगे तो देखो कैसा आएगा, आपको बता देता हूं। नॉर्मेलिटी इक्वल टू आता है n फैक्टर इंटू मोलरिटी। यदि मोलरिटी में n फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नॉर्मेलिटी बन जाता है। यदि मोलरिटी में n फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, नॉर्मेलिटी बन जाता है मेरे दोस्त। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलरिटी होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलरिटी होता है। यदि कहीं पर मोलरिटी दी है और नॉर्मेलिटी बनानी है तो उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब इस क्वेश्चन का एक और फार्मूला आ गया, n फैक्टर इंटू m इंटू v इन लीटर। आ गया कि नहीं दोस्त, देखो भाई नॉर्मेलिटी की वैल्यू ये डाल दी तो ये एक और फार्मूला आ गया, है कि नहीं। तो जरा देखिए, मैंने क्या पढ़ाया इतनी देर में, मैंने इतनी देर में एक बात पढ़ाई कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, या फिर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, या फिर मोल में n फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम इक्विवेलेंट बन जाता है। ये देखो, मोल में n फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम इक्विवेलेंट बन जाता है। अब बच्चों ने कहा सर क्या हम इतने फार्मूले याद रखेंगे, तो सभी बच्चों के लिए एक खास एडवाइस, आप कोई फार्मूला ना याद रखें, सिर्फ आप एक फार्मूला याद रखें। कौन सा, ये वाला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, एक फार्मूला सिर्फ आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि फार्मूले का काम है, यदि फार्मूले नहीं आते होंगे तो काम कैसे करेंगे। तो जरा देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये वाला फार्मूला याद रखें, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल। एक ये याद रख ले और एक ये याद रखने, n इंटू वी इन लीटर, ठीक है। और चाहे तो एक ये वाला, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ये वाला। क्यों, यदि आप मोल निकाल लोगे, n फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएगा। सबसे ज्यादा हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पहला वाला। तो ध्यान रखिए, यदि कहीं ग्राम इक्विवेलेंट के फार्मूले की जरूरत है तो बस हम इतने फार्मूले याद रखेंगे और कोई नहीं, हमारे लिए बस ये फार्मूले जरूरी है, हम इन्हीं से सारा क्वेश्चन निपटा लेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या याद रखोगे, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल, पहला पॉइंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या याद रखोगे, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल, दूसरा पॉइंट n इंटू वी इन लीटर, तीसरा पॉइंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या याद रखोगे, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल, ठीक है, n इंटू वी इन लीटर, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब बच्चों ने कहा कि सर ये बताओ इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो जरा देखो यार, क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, हमें कैसे कैसे करने होंगे। जैसे मैंने एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा है, जरा बताइएगा। मैंने पूछा नॉर्मेलिटी ऑफ
0.1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन इज, बताओ H3PO4 सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए, ठीक है। एक ऑप्शन दे दिया गया यार ये 0.1 नॉर्मल, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया 0.6 नॉर्मल, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया है 0.3 नॉर्मल, चौथा ऑप्शन दे दिया गया है आपको 0.2 नॉर्मल। अब मोलरिटी दी है, नॉर्मलिटी पूछ रहा है, तो मोलरिटी में जैसे ही एन फैक्टर का मल्टीप्लाई मारोगे वो क्या बन जाती है, नॉर्मलिटी बन जाती है। ये देखो अभी पीछे पढ़ाया, नॉर्मलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, नॉर्मलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, नॉर्मलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। तो यार देखो ये आपको क्या दिया है, ये मेरे दोस्त हमें क्या दिया गया है, ये देखो नॉर्मलिटी दी गई है। तो हम कैसे करेंगे, आपने हमें नॉर्मलिटी दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है, नॉर्मलिटी पूछ रहे हो, तो एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। एन फैक्टर कितना होगा, H3PO4 एसिड है, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 3, तो एन फैक्टर कितना होगा 3, लास्ट क्लास में पढ़ाया है। और मोलरिटी कितनी है 0.1, तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई 0.3n आ गई, तो 0.3n ये आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन तो हमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको मोलरिटी देके नॉर्मलिटी पूछे, तो नॉर्मलिटी जब भी पूछेगा हम इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है, हम इस तरह से निकाल देंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चों मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त, बात समझ पाए क्या किया मैंने, भाई उसने मोलरिटी दे रखी थी, नॉर्मलिटी पूछ रखा था, तो मैंने बस इस तरह से निकाल दिया। क्यों, एन फैक्टर का मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाता है, नॉर्मलिटी बन जाता है। तो हम लोगों ने कितने फार्मूले याद रखे, पहले तो डिफिनीशन, डिफिनीशन क्या है मेरे दोस्त, 1 लीटर में जितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है वो क्या है, नॉर्मलिटी है, वो क्या है दोस्त, नॉर्मलिटी है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर याद रखना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर याद रखना, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू एन इनटू वी याद रखना, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट याद रखना। और एक क्वेश्चन भी कराया। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, नॉर्मलिटी की डिफिनीशन के बाद अब हम लोग बात करते हैं एन फैक्टर, एन फैक्टर की अभी हमें और जरूरत है, एन फैक्टर ऑफ रेडॉक्स ऑफ रिएक्शन। कल मैंने ये बात थोड़ी सी पढ़ाई भी थी, उसी बात को हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो जरा पहले एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन का मतलब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, उसका एन फैक्टर होता क्या, उसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो जरा देखो, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन ऑक्सीडेशन ऑब्लिक रिडक्शन ऑफ, सभी बच्चे अच्छे समझेंगे, ऑक्सीडेशन ऑब्लिक रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करने में जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है वो मेरे दोस्त एन फैक्टर होता है। 1 मोल मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने में जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है वो मेरे दोस्त एन फैक्टर होता है। 1 मोल मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने में जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है वो मेरा एन फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल MnO4 डबल ए, MnO4 निगेटिव, ठीक है, इसको हमने बैलेंस किया स्कूल वाले मेथड से, स्कूल वाला मेथड मतलब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो जब हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं तो मेरे दोस्त ये रिएक्शन ऐसी आती है, ये देखो ये रिएक्शन कैसी आती है, ऐसी आती है। अब देखो Mn1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4। अब यहां पर देखो जरा मेरे दोस्त कितना लिखा है, आप अच्छे से यहां ध्यान दो, यहां पे कितना लिखा है 1, तो 1 मोल मॉलिक्यूल है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितनी है 7, और यहां मेरे दोस्त जरा चेक करो कितनी है 2। इसका मतलब 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने, 1 मोल को रिड्यूस करने में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं 5। 1 मोल MnO4 negative reduced to Mn2 positive and 5 mole of electron, 5 mole of electron exchange
कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए? 5 मोल। इसका मतलब n फैक्टर ऑफ MnO4 निगेटिव मेरे दोस्त कितना हुआ? 5 हो गया। n फैक्टर ऑफ MnO4 निगेटिव मतलब पर मैग्नेट आयन कितना हुआ? 5। इसी बात को मैंने कल आपको शॉर्टकट में समझाया था, तो ध्यान रखना ये डिफिनीशन है, लगाएंगे तो हम वही फंडा जो कल पढ़ाया है, ये डिफिनीशन है। और मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको यह पढ़ाया था कि यदि ऐसे क्वेश्चन का n फैक्टर पूछे तो आप 2 मिनट में निकाल दो। क्या? यहां पे जो नंबर है 1 मॉड ऑक्सीडेशन नंबर वो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर वो, कितना आया? 5। यहां पर भी देखो कितना आया? 5। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कि इस तरह से हम आसानी से वो एन फैक्टर निकाल सकते हैं किसी का भी, मगर डिफिनीशन भी याद होनी चाहिए, क्योंकि डिफिनीशन में भी हम लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन ऑक्सीडेशन ऑब्लिक रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। एक मोल के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना है, एक मोल मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने में जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है वो एन फैक्टर है। डिफिनीशन याद होनी चाहिए, एक मोल के मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में, एक मोल के मॉलिक्यूल के रिडक्शन में जितने एन फैक्टर का चेंज होता है वो हमारा क्या है? वो हमारा दोस्त क्या है? एन फैक्टर है। एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में, एक मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में, एक मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा वो हमारा एन फैक्टर होगा। वैसे जनरली ऐसे निकाला जाता है, पहले हाफ रिएक्शन को बैलेंस करो और फिर चेक करो कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, वो एन फैक्टर। मगर यार ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इस वजह से हम लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, डिफिनीशन बता दी है एन फैक्टर की। लास्ट क्लास में एन फैक्टर भी पढ़ा दिया था, रिएक्शन बैलेंस करना हम सीख रहे थे कि रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखो जरा यार उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो अब रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन एक हमारे हाथ में ये आया है, अब पूछा जा रहा है यार इसके बारे में आप कुछ बताइए, तो चलो हम बता देते हैं। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना है और उसके कोएफिशिएंट बताना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है बैलेंस रिएक्शन में। तो यार देखो सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, XClO4 निगेटिव प्लस Y MnO2 प्लस ZOH निगेटिव, ठीक है, गिव्स XClO निगेटिव प्लस Y MnO2 निगेटिव प्लस Z/2 वाटर। देखो यार मेरे दोस्तों ये रिएक्शन लिखी है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो मैंने आप सभी बच्चों को पढ़ाया था कि करते कैसे हैं। सबसे पहले ये चेक करो किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर कितना है 7 Cl के ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर Mn के ऑक्सीडेशन नंबर 4, यहां पर Cl के ऑक्सीडेशन नंबर 1, यहां पर Mn के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई 6। ठीक है, अच्छे से आप चेक कर लीजिए कि Mn के ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ रही है। कैसे आ रही है? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये क्या है ClO4 निगेटिव। अब इस बात को जरा समझो, किसी बच्चे ने सोचा होगा सर आपने इन्हीं के ऑक्सीडेशन नंबर क्यों निकाल दी। तो यार मेरे दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे, ग्रुप नंबर 15 16 17, ठीक है, और 15, इनमें से किसकी किसकी, जनरली यही 4-5 एटम है जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन, सबसे पहले इन पे, फिर आर्सेनिक आर्सेनिक। तो वही है, हैलोजन दिख गया, हैलोजन की चेक कर दी। अब एन फैक्टर निकालो, तो जरा मेरे दोस्तों यहां बताना, +7 से +1, क्लोरीन की यहां 7 है यहां 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है तो ये क्या हुआ रिडक्शन। एन फैक्टर कितना आया 1, 7 - 1 = 6, एन फैक्टर आ गया 6। अब इसमें आ जाओ, ये क्या है, यदि आप अच्छे से चेक करो यहां पे 4 है वहां पे 6 है, तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन। एन फैक्टर कैसे निकालोगे 1 4 - 6 = 2। ये तो समझ गए ना कि एन फैक्टर कैसे निकाला है। अरे यार x mod p - q वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, x mod p - q वाला। अब जरा देखो एन फैक्टर का रेशियो मेरे दोस्त कितना आया, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ऊपर लिखता हूं जैसे यहां पे रिएक्शन लिख सकूं। तो एन फैक्टर का दोस्त मेरे रेशियो कितना आया, ये है इसका और ये इसका। आप चाहे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था मगर पहली बार है इसलिए करके दिखा देता हूं, 6:2। तो यार कितना रेशियो आया 2:1। एन फैक्टर का रेशियो ये है, तो बैलेंस रिएक्शन का रेशियो अपोजिट होता है 3:1। मतलब इसका कोएफिशिएंट इसका एन फैक्टर, सॉरी इसका एन फैक्टर इसका कोएफिशिएंट, इसका एन फैक्टर इसका कोएफिशिएंट। तो इसका कोएफिशिएंट कितना बनना है 1 और इसका कोएफिशिएंट कितना बनना है दोस्त 3। तो देखो यहां पर मैंने ये चीज लिख दी।
अब हम फिर से रिएक्शन लिख रहे हैं। मैंने यहां पे क्या लिखा, 1 ClO4 निगेटिव। यहां पर मेरे दोस्त कितना लिखा, 3। इसका एन फैक्टर का रेशियो, इसका कॉफिशिएंट, इसके एन फैक्टर का रेशियो, इसका कॉफिशिएंट। ठीक है, जैसा मैंने मोल में पढ़ाया था डिट्टो वही चीज पढ़ा रहा हूं, अलग नहीं पढ़ा रहा। अब आप इसको आगे बढ़ाओगे, जेड की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अब क्वेश्चन को आगे ले आए, ClO4 निगेटिव। क्यों? क्योंकि हम रिएक्शन को बैलेंस करने जा रहे हैं। तो दोस्त जब रिएक्शन को बैलेंस करने जा रहे हो तो देखो कैसे बैलेंस होती है, हिट एंड ट्रायल मेथड से या कोई एक कॉन्सेप्ट से, जो आपको नया कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है उस कॉन्सेप्ट को जरा समझो। हमें किसके कॉफिशिएंट मिल गए, इसका मिल गया 1, इसका मिल गया 3। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू तो मिल गई। आप चाहो तो इतने से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। ऐसा कौन है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 इसमें नहीं है, गलत है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 इसमें नहीं है, गलत है। या तो ये आंसर बन सकता है या ये। अब हमें z निकालना पड़ेगा, तो अब z निकाल लो। कैसे? बैलेंस करके। Cl कितना है, 1। बाकी रिएक्शन हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस की जाएगी, मैंने बताया था। Cl कितना है, 1। Mn कितना है, 3। ठीक है, अब ऑक्सीजन बैलेंस करो मेरे दोस्त। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 1, तो कितने हो गए, 4, 6, 10, एक 11। इधर चेक करिए, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 13, ऑक्सीजन 14। तो उधर 14 है, इधर कितने हैं, 11 है। तो यार कितने का डिफरेंस है, 3। जितने का डिफरेंस हो उससे जस्ट डबल लगाया करो। ऑक्सीजन का जितने का डिफरेंस आए उससे जस्ट डबल OH लगाए जाते हैं बेसिक मीडियम में। ऑक्सीजन का डिफरेंस देखो 3 आया था, चेक कर लो। ये देखो मैं फिर से दिखाता हूं, इधर कितने 4, 6, 10 और एक 11। इधर कितना आया, 1, 12 और 1, 14। तो इधर 11 है, इधर 14 है, तो इसका मतलब 3 इधर कम है। तो मैंने 3 नहीं लगाया, सीधा 6 लगाया। जितने की कम हो उससे जस्ट डबल लगाओ और फिर ये कर दो ऐसे। अब आप चेक कर लो, सब कुछ बैलेंस है। तो Z की वैल्यू भी मेरे दोस्त कितनी आ गई, 6। तो 136 ये आंसर आ गया। ये देखो, तो जब भी कोई बैलेंस रिएक्शन के बारे में पूछेगा तो हम इस तरह से क्वेश्चन को बैलेंस कर देंगे 2 सेकंड में, और जरा सी भी देर नहीं लगाएंगे, और रिएक्शन को बैलेंस करके कॉफिशिएंट निकाल लेंगे। और कॉफिशिएंट वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्या करोगे, एन फैक्टर के रेशियो का अपोजिट रेशियो बैलेंस रिएक्शन का रेशियो होता है। एन फैक्टर के रेशियो का अपोजिट रेशियो बैलेंस रिएक्शन का रेशियो होता है। फिर किससे बैलेंस करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। फिर किससे बैलेंस करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से बची हुई रिएक्शन को। ठीक है, इतनी बात मेरे दोस्त हो गई। अब जरा देखो यार, थोड़ा सा और बातों को आगे बढ़ाते हैं और अपनी बातों को और डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई कैसी कैसी बातें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो बचा हुआ एन फैक्टर आपको पढ़ाता हूं और जल्दी से फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मेरे दोस्त, एन फैक्टर ऑफ स्पेसिफिक हाफ रिएक्शन। देखो नॉर्मल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का तो एन फैक्टर मैंने बता दिया था। नॉर्मल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का तो एन फैक्टर मैंने बता दिया था। अब कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन का बताते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन मतलब जरा देखो, जरा गौर समझिएगा। केस नंबर 1 मेरे दोस्त, कि ये स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब मैं क्या बता रहा हूं। जैसे देखो 2 एलिमेंट है AX BY, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर P है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर Q है। A जो है कन्वर्ट हो गया W में और B जो है वो कन्वर्ट हो गया हमारा जाके किसमें, W के बाद क्या आता है Z, इसमें। अब जरा आप गौर समझिएगा, P की वैल्यू W से ज्यादा है और Q की वैल्यू Z से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ है, बोथ आर ऑक्सीडाइज, बोथ एटम आर ऑक्सीडाइज, है कि नहीं। देख लो, दोनों के दोनों एटम ऑक्सीडाइज हुए हैं, ऑक्सीडाइज। क्यों, यहां पे कितना है P, यहां कितना आया W, और P की वैल्यू सॉरी बोथ आर रिड्यूस, है ना। तो आप चाहो तो उल्टा लगा दो, ऐसे कर दो तो बोथ आर ऑक्सीडाइज हो गए। ये देखो बोथ आर ऑक्सीडाइज, क्यों, क्योंकि P की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है और A की भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है और B की भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। या तो केस हमारा ऐसा हो या फिर बच्चों केस ऐसा हो, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं वो सब के सब या तो ऑक्सीडाइज हो रहे हो या दोनों के दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, बोथ एटम आर रिड्यूस।
यदि कहीं कोई ऐसा केस है कि एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम है और वो दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, बात यहां पे आती है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसका एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, इधर लिख रहा हूं, गौर समझिए। एन फैक्टर ऑफ AXBY मॉलिक्यूल, एन फैक्टर ऑफ AXBY मॉलिक्यूल, देखिएगा X मॉड P माइनस Q प्लस X मॉड P माइनस W, सॉरी P माइनस W, डिट्टो वही फार्मूला जो पहले पढ़ाया था, X मॉड P माइनस W, क्योंकि यहां W लिख दिया है, फिर प्लस Y Q माइनस Z, डिट्टो सेम है, बस दोनों को जोड़ दिया है, ये देखो ऐसे। तो एन फैक्टर इतना निकलेगा, तो एन फैक्टर कितना निकलेगा, इतना निकलेगा। क्या, यदि एक मॉलिक्यूल ही हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा हो और रिड्यूस हो रहा हो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ये निकलेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ये निकल के आएंगे, XP माइनस डब्ल्यू प्लस YQ माइनस डब्ल्यू, ठीक है, XP माइनस डब्ल्यू और YQ माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ AXBY। कोफिशिएंट से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पर मोल होता है, एन फैक्टर मैंने पढ़ाया था, एक मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जितने मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, तो ये टोटल मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आया है, उसमें कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो पर मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आ गया, और पर मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ही एन फैक्टर होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ AXBY से डिवाइड कर दिया। किसी ने कहा सर अभी थोड़ा समझ में नहीं आया है, एक एग्जांपल मार के दिखाओ, तो जरा देखो यार दोस्तों, इसका एक एग्जांपल देता हूं, FeC2O4, इसको क्या कहते हैं, सभी बच्चों को पता है, इसको बोला जाता है फेरस ऑक्जिलेट। अब देखो यार, फेरस ऑक्जिलेट का एन फैक्टर निकालना है, रिएक्शन ये लिखी है, ये देखिए, ये रिएक्शन लिखी है। अब इस रिएक्शन को आप अच्छे से ध्यान दो कि फेरस ऑक्जिलेट में आपके साथ हुआ क्या है। फेरस का मतलब Fe+2 है, यहां पे क्या है Fe+3 है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe में। ऑक्जिलेट में कार्बन की कितनी है +3, यहां पे कार्बन की कितनी है +4, ऑक्जिलेट में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऐसा होता है ना, Fe+2 किस में गया, Fe+3 में गया, तो एक ऑक्सीडेशन ये है। और मेरे दोस्त ऑक्जिलेट आयन ऐसा होता है। अब जरा बताओ यार, ऑक्जिलेट आयन का क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्जिलेट आयन का भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब मेरे दोस्त बताना, एक मॉलिक्यूल में दो एटम है जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल में दो एटम है जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम कैसे एन फैक्टर निकालेंगे, हम निकाल देंगे, क्योंकि हम टैलेंटेड हैं। एन फैक्टर ऑफ, मेरे प्यारे बच्चे टैलेंटेड हैं, इसलिए 2 मिनट में निकाल देंगे। एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्जिलेट कैसे निकालोगे, देखो यहां 1 लिखा है, 1 मॉड 2 माइनस 3 प्लस 2 मॉड 3 माइनस 4, कितना आ गया मेरे दोस्तों, जरा पढ़ के सुना दो, 3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट, तो एन फैक्टर कितना आ गया फेरस ऑक्जिलेट का 3 आ गया। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मॉलिक्यूल रेयर केस में डाले जाएंगे, ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंटली आएंगे, फ्रीक्वेंटली वही केस आएगा जो कल पढ़ाया था, ठीक है। जनरली ऐसे मॉलिक्यूल का एन फैक्टर निकालना रेयर आता है, मगर रेयर आ गया तो हम कैसे करेंगे, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो यार मेरे दोस्तों, तो मैंने कैसे किया, इस बात को समझ पाए क्या, Fe भी ऑक्सीडाइज हो रहा था, ऑक्जिलेट भी हो रहा था, तो ऐसे कर दिया, ठीक है। किसी ने कहा नहीं सर एक एग्जांपल और चिपका दो, तो जरा देखो एक एग्जांपल और चिपका देते हैं, जैसे इस बात को आप समझ पाओ कि कैसे करते हैं। देखिए FeS2 ऑक्सीडेशन इसका हुआ और ये बना रहा है Fe3 पॉजिटिव प्लस SO2। अब यहां पर फिर इसका एन फैक्टर पूछा जा रहा है कि सर यार इसका एन फैक्टर बताइए, तो देखो एन फैक्टर बताते हैं। यहां पर इसकी कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है, ये +2 है, तो ये -1 है, और ये यहां पे कितना है +3, यहां पे कितना है +4। अब बताओ सल्फर Fe क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, और सल्फर भी क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, एक मॉलिक्यूल में दो एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो इसका एन फैक्टर निकालना है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, अब मैं ज्यादा तीन जाम नहीं करूंगा, 2 मिनट में लिख रहा हूं, जरा समझिएगा। एन फैक्टर ऑफ FeS2, गौर से देखिएगा, यहां कितना लिखा है 1 2 माइनस 3 प्लस यहां पे कितना लिखा है 2
-1 -4। अब इसको सॉल्व करो, 2 - 3 से तो ये 1 आ गया, और ये क्या हुआ 5 × 10, तो ये कितना हो गया 11। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा 11 आएगा। समझ पाए, यहां पे 1 था, 1 mod 2 - 3 प्लस 2 mod 1 - -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 5 हो जाएगा, और एन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका 11 आ जाएगा। तो जब दोनों एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हो, एक मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा एटम हो और दोनों ऑक्सीडाइज या दोनों रिड्यूस हो रहे हो, तो एन फैक्टर हम इस तरह से निकालेंगे। केस समझ गए? तो एन फैक्टर हम इस तरह से निकालेंगे मेरे दोस्तों। कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एक और सिचुएशन देते हैं, ठीक है, कि इस सिचुएशन में एन फैक्टर कैसे निकाले जाएंगे। ये सिचुएशन जरा समझो। केस नंबर नेक्स्ट 2। केस नंबर 2 क्या है? जैसे ये देखो यार, हमारे पास AXBY एटम है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है P। इसमें से कुछ एटम ऑक्सीडाइज हो गए, X एटम जो है या तो ऑक्सीडाइज हो गए या रिड्यूस हो गए, मगर Y एटम में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ये देखो ऐसा, मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम में कुछ एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ का रिडक्शन हो रहा है, टोटल का नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना। सम अमाउंट ऑफ एटम इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन। तब कैसे करोगे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल X + Y एटम थे A के, मगर उनमें से X एटम में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है, तो या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, कोई एक चीज तो होगी ना। तो यार X एटम, A के X एटम में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है, मगर A के Y एटम में कुछ नहीं हुआ है। P यहां पर भी थी, P यहां पर भी है। इसका मतलब टोटल एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं हो रहा है, उसका कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है ना। फ्रैक्शन ऑफ एटम, या फिर आप इसी बात को पूछो पार्शियली मॉलिक्यूल, मतलब सम ऑफ मॉलिक्यूल, सम मोल या एटम आर ऑक्सीडाइज ऑब्लिक रिड्यूस। ऐसा केस हो कि कुछ एटम या फ्रैक्शन ऑफ एटम या सम मोल या सम एटम आर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हो और कुछ ना हो रहे हो, ऐसी सिचुएशन में कैसे एन फैक्टर निकालेंगे? तो ऐसी सिचुएशन का एन फैक्टर जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखा जाता है। और ये केस अच्छा है, टफ भी है। एन फैक्टर इक्वल टू टोटल मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाय, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये देखो यार बच्चों, ये फार्मूला जो हमारा आया है ये काम करेगा जब सभी एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस ना हो रहे हो मेरे दोस्तों, तो टोटल मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये फार्मूला लगाएंगे। कैसे अप्लाई होगा इस बात को जरा दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरह से हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों यार, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कुछ इस तरह का, कॉपर की रिएक्शन कराई है HNO3 के साथ, और वो HNO3 हमारा क्या है, कंसंट्रेट HNO3। तो जब ऐसा होता है तो ये रिएक्शन होती है, कॉपर नाइट्रेट बनता है मेरे दोस्तों, और साथ में बनता है 2NO2 और प्लस वाटर बनता है। इस तरह से ये एक रिएक्शन है, और यहां पर ये देखो, ये मैंने इसको बैलेंस भी कर दिया है। अब आप जरा इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट अच्छे से ध्यान दीजिए, जरा बताइए यहां पर Fe, यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, +5, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है दोस्त, +5 है। यहां पर जरा बताओ नाइट्रोजन की कितनी होगी, +5 होगी, यहां पर कितनी होगी, +4 होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर भी नाइट्रेट आयन लिखा है। अब मेरे दोस्त बताओ, यहां पर टोटल नाइट्रोजन एटम कितने हैं, 4 में से सिर्फ 2 पर रिडक्शन हो रहा है, बाकी 2 पे तो कुछ नहीं हो रहा है, चेक करो, है कि नहीं। 4 नाइट्रोजन है टोटल, और टोटल 4 नाइट्रोजन में से मेरे दोस्त 2 पर रिडक्शन हो रहा है, 2 पर कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब वही वाला केस बना कि नहीं बना, चेक करो। टोटल X + Y एटम है, उसमें से
एक्स एटम पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, वाई एटम पे कुछ नहीं हो रहा है। तो हम कैसा फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। टोटल मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल। कैसे लिखोगे, अब मैं लिख के दिखाता हूं कि ये टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज काउंट कैसे किए जाते हैं। गौर से देखिएगा, n फैक्टर ऑफ HNO3 इक्वल टू, देखना मेरे दोस्त कैसे करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इस साइड से कभी पता नहीं चलेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे 4 एटम है और इन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इस साइड से पता चलेंगे, ध्यान रखिएगा इस केस में। कैसे, देखो एक एटम यदि देखा जाए, एक नाइट्रोजन में कितने का एक्सचेंज है, एक का, चेक कर लो। यहां पे नाइट्रोजन कितने लिखे हैं, यहां पर एक, और इसकी ऑक्सीडेशन का नंबर कितनी लिखी है 4, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लिखी है 5। तो इसका मतलब एक एटम में कितने का एक्सचेंज है, एक का, और कितने एटम है 2, तो 2 एटम में कितने का एक्सचेंज होगा, 2 का। किसी बच्चे ने कहा सर हमने इधर से क्यों नहीं देखा, तो मेरे दोस्त इधर से कैसे पता चलेगा, एक एटम में एक का एक्सचेंज और इधर एटम कितने हैं 4, तो 4 आ जाएगा ना। और जबकि उनमें से चारों ने थोड़ी एक्सचेंज किया है, सिर्फ 2 ने रिडक्शन किया, 2 ने तो कुछ किया ही नहीं है ना। तो लेफ्ट टू राइट आप नहीं पता लगा पाओगे इस केस में। यदि ऐसा कोई केस आता है तो हमेशा ध्यान रखना राइट से पकड़ना पड़ेगा। पहले रिएक्शन बैलेंस करना है और रिएक्शन बैलेंस करने के बाद राइट से पकड़ना है कि किसमें एक्सचेंज काउंट करें। किसी बच्चे ने इधर से इधर काउंट कर दिया तो गलत हो जाएगा 2 मिनट में। देखो जरा कैसे, यहां पे 5 है, यहां पे 1 है, तो बच्चे ने कहा यार सर एक का एक्सचेंज आ रहा है एक एटम में, एटम कितने हैं 4, तो 4 का एक्सचेंज, गलत हो गया, क्योंकि सभी के सभी एटम +4 में थोड़ी कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इधर से काउंट करोगे तो हमेशा सही काउंट होगा, गलती होने के चांसेस ही नहीं बनेंगे। क्यों, एक एटम में एक का एक्सचेंज तो 2 एटम में 2 का एक्सचेंज, बात खत्म हो गई। तो 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोएफिशिएंट मेरे दोस्त कितना है 4, तो n फैक्टर कितना आ गया 1/2 आ गया। अब जरा देखो यार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 निकाल दो। किसी ने कहा जरा इक्विवेलेंट वेट HNO3 का निकालिए, तो क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर कितना है 1/2। तो जरा मेरे दोस्तों जरा देखना इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 कितना निकल के आया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 निकल के आया 2 × मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3। आया कि नहीं आया, 2 × मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3। यहां पर मैंने ऐसा क्यों निकाल के आपको दिखाया है, उसके पीछे रीजन है। यहां पर एक नोट डाल देते हैं। नोट क्या है जरा गौर समझो। मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट में एक फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो बच्चों को समझ में आता है कि यार मॉलिक्यूलर वेट में कुछ डिवाइड करते हैं तब इक्विवेलेंट वेट मिलता है। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू हमेशा मॉलिक्यूलर वेट से कम आएगी, मगर ऐसा नहीं है। ये देखो, इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा भी हो सकती है दोस्त, कम भी हो सकती है। ये कौन डिसाइड करता है, n फैक्टर डिसाइड करता है। तो इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मॉलिक्यूलर वेट से कम भी हो सकती है, मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा भी हो सकती है, और मॉलिक्यूलर वेट के बराबर भी हो सकती है। तीनों केस पॉसिबल है, ये सभी चीजें पॉसिबल है। मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा भी हो सकती है, मॉलिक्यूलर वेट से कम भी हो सकती है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर भी हो सकती है। ये कौन डिसाइड करेगा, n फैक्टर। और n फैक्टर हम लोगों ने कभी नहीं कहा है कि >1 होगा। n फैक्टर कुछ भी होगा, बस पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि मॉड लगा रखा है। तो ये ध्यान रखो। तो जरा देखो n फैक्टर कैसे निकाला, समझ पाए। जब कहीं ऐसा हो कि सभी के सभी एटम में ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हो रहा हो मेरे दोस्त, तो टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज राइट साइड से निकालोगे, ध्यान रखिएगा, और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट करोगे। बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसे मजा नहीं आ रहा है, सर प्लीज एक और एग्जांपल मार दीजिए। तो मैंने कहा यार आप कहोगे और हम ना माने, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो एक दूसरे के साथी हैं। बच्चे कहेंगे तो हम मानेंगे, हम कहेंगे तो बच्चे मानेंगे। तो बच्चों की डिमांड पर एक और क्वेश्चन हम लोगों ने चिपका दिया। बच्चों ने कहा सर एक और क्वेश्चन दे दीजिए, जैसे ये बात हम लोग एक बार और अच्छे से कैलकुलेट कर लें कि इस तरह के केस में हमें कैसे करना है। तो लो यार दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों HCl का n फैक्टर निकालना है। HCl का n फैक्टर रिएक्शन बैलेंस करके दी है, आपके पास रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस रिएक्शन में इस बात को कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जरा देखना है, यहां पे Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है -1, यहां पे Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है -1, यहां पे Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है -1, यहां पे कितनी है 0।
इसका मतलब टोटल 14 Cl है, उसमें से सिर्फ 6 Cl पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, बाकी 8 पर कुछ नहीं हो रहा है। देख लो, बाकी 8 पर कुछ नहीं हो रहा है, नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन, बाकी 8 पर हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब उसी तरह का केस हुआ, और उसी तरह का केस हुआ तो मेरे दोस्त एन फैक्टर कैसे निकालोगे? एन फैक्टर ऑफ HCl इक्वल टू मेरे दोस्त टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाय क्या? कोफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल। अब मेरे दोस्त जरा इस चीज को चिपका दो अच्छे से। टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किधर से निकालोगे? मैंने हमेशा बताया है राइट साइड से। एक एटम में कितने का एक्सचेंज हो रहा है? 1 का। 6 एटम में कितने का एक्सचेंज होगा? 6 का। और कोफिशिएंट कितना है? 14। तो एन फैक्टर कितना आ गया? 3/7। एन फैक्टर ऑफ HCl कितना आ गया मेरे दोस्त? 3/7 आ गया। अब एन फैक्टर निकल आया तो बाकी चीजें तो कर ही लोगे, क्योंकि हम एन फैक्टर निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, यदि आपने एन फैक्टर निकाल लिया है तो एक कहानी को और बढ़ाते हैं। अब हम लास्ट एन फैक्टर डिस्कस करते हैं, एन फैक्टर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। यदि कहीं पर हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होगी तो प्यारे बच्चों उसका एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, इसकी बात करते हैं। ये देखो कि इस सिचुएशन का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो जरा देखो, दो बातें हैं, अच्छे से समझिएगा। इसमें मेरे दोस्त 2 केस होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस रिएक्शन पर एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि जब रिएक्शन बैलेंस होगी तब एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। और दूसरा पॉइंट यहां नोट डाल के लिख रहा हूं, जैसे आपके दिमाग में ये बात रहे। क्या? गौर समझिएगा। रिएक्शन एन फैक्टर रेशियो मेथड से बैलेंस नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। नोट है क्या? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है तो हमेशा ध्यान रखना कि वो एन फैक्टर मेथड से बैलेंस नहीं हो सकती, कि एन फैक्टर का रेशियो निकाला और उसका अपोजिट बैलेंस रिएक्शन का कोफिशिएंट कर दिया। एन फैक्टर डिस्प्रोपोर्शनल का यदि एन फैक्टर निकालना है तो रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना पड़ेगा या ऑक्सीडेशन मेथड से बैलेंस करना पड़ेगा, वहां पर शॉर्टकट नहीं चलेगा मेरे दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो पहले तो रिएक्शन बैलेंस करना है अपने को, फिर क्या भी बातें ध्यान रखनी है तो वो मैं बताता हूं। पहला केस, सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीडाइज ऑब्लिक रिड्यूस। सेम नंबर ऑफ एटम यदि ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं तो एन फैक्टर कैसे निकालोगे? जैसे ये देखो बच्चों, ये हमारी एक इक्वेशन है और ये बहुत फेमस इक्वेशन है, सभी बच्चों को ये पता होती है कि H2O2 को इस तरह से ब्रेक किया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीजन की -1, ऑक्सीजन की -2, ऑक्सीजन की 0। अब मेरे दोस्तों जरा बताना, ऑक्सीजन में ही क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीजन में ही क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, है कि नहीं? -1 से -2, -1 से 0। सेम एटम का ऑक्सीडेशन और सेम एटम का रिडक्शन होता है तो उस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। सेम एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, सेम एटम का रिडक्शन हो रहा हो तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। तो पहली बात हुई है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। दूसरी बात है कि ये वाला केस है या नहीं, ये कैसे पकड़े तो जरा चेक करो। यहां पर कितने एटम है ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? 2। यहां पर कितने एटम है ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? 2। देखो टोटल 2। तो जितने एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं उतने ही एटम रिड्यूस हो रहे हैं ना। तो कैसे एन फैक्टर निकाला जाए? तो ऐसी सिचुएशन में एन फैक्टर हमेशा ये होता है मॉड P माइनस Q। यदि मुझे इसका एन फैक्टर निकालना है, एन फैक्टर ऑफ H2O2, तो हम क्या करेंगे? बस मॉड ये 2 लगाया, ठीक है, -1 और किसी एक के साथ, चाहे ऑक्सीडेशन का ले लो चाहे रिडक्शन का ले लो, किसी एक का ले लो,
इसका ले लिया, रिडक्शन का सपोज करो लिया, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। तो एन फैक्टर ऑफ H2O2 कितना आ गया मेरे दोस्त, 2। ठीक है, कब, जब ऐसी सिचुएशन हो सेम एटम, सेम नंबर ऑफ एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हो। यदि ऐसा हुआ, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीडाइज ऑब्लिक रिड्यूस, जितने एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और रिड्यूस हो रहे हैं वो यदि सेम ना हुए तो तब कैसे निकालोगे? देखो जैसे ये रिएक्शन देखो, 3Br2 प्लस 6OH आयन निगेटिव इक्वल टू BrO3 निगेटिव मेरे दोस्त, 5Br निगेटिव मेरे दोस्त और 3H2O। अब जरा इस रिएक्शन को गौर से देखो मेरे दोस्त, क्या इसमें सेम एटम ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं? यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पे Br के ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, यहां पे Br के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 है। अब आप चेक करके देखो कितने Br ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, सिर्फ एक, रिएक्शन बैलेंस है। कितने Br ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, सिर्फ एक, 6 Br है टोटल, 6 में से एक का ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिड्यूस कितने हो रहे हैं, 5। क्या सेम है? कितने एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 1, और रिडक्शन कितने का हो रहा है, 5। क्या सेम है? नहीं। तो फिर एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो मेरे दोस्त एन फैक्टर ऐसे निकालोगे पुराने मेथड से, पुराना मेथड जो अभी पीछे पढ़ाया था। क्या? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडाइज काउंट कर लो या रिड्यूस काउंट कर लो। क्यों? क्योंकि जितने एटम का ऑक्सीडेशन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल, कोफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल। सेम फार्मूला है जो पीछे अभी पढ़ाया था, जो पीछे पढ़ाया डिट्टो सेम फार्मूला है। अब मेरे दोस्त बताओ कितने एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, 5। कैसे? यहां से काउंट करो, यहां पे कितनी है 5, यहां पे कितनी है 0, तो कितने का हुआ, 0 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो एक एटम में 5 का डिफरेंस, और एटम कितने हैं, 1, तो 5 का आया। अब किसी ने कहा ना हम इसके रिस्पेक्ट में नहीं काउंट करेंगे, Br निगेटिव के रिस्पेक्ट में काउंट करेंगे, तो काउंट करो ना यार। ये देखो एक एटम में कितने का डिफरेंस है, यहां 0 है, यहां -1 है। एक एटम में 1 का डिफरेंस, 5 एटम में 5 का डिफरेंस, क्योंकि 5 एटम रिड्यूस हो रहे हैं ना, तो डिफरेंस ऑलवेज सेम होगा। तो 5 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट कितना है, 3। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 5/3। और फार्मूला क्या होगा ये, तो जरा देखो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में एन फैक्टर निकालने के हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट ये, एक कॉन्सेप्ट ये। यदि सेम नंबर ऑफ एटम में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो वही वाला कॉन्सेप्ट है जो पुराना है, मॉड P - X लगा दो। यदि डिफरेंट नंबर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं तो वही वाला कॉन्सेप्ट है जो पीछे है पढ़ाया है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल लगा दो। अब इस बात को आप मेरे हिसाब से कर लोगे। अब कहानी को हम आगे ले चलते हैं। अब जरा देखो यार दोस्त, टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं एक और बात, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखिए एन फैक्टर निकालना मैंने पूरी तरह से आपको सिखा दिया है, इक्विवेलेंस। ठीक है, आपको मैंने क्या क्या बातें सिखा दी, एन फैक्टर निकालना पूरा सिखा दिया है। ठीक, एन फैक्टर कैसे कैसे बताया, पहले सिंपल रिडॉक्स हो, मतलब सिंपल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो तो एन फैक्टर क्या होगा, X mod P - Q। दूसरा बताया यदि एक मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा एटम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा, उन्हीं का X - Q ऐड कर दोगे, है ना, X P - Q प्लस Y P - Z या ऐसा जो भी कुछ है पीछे पढ़ाया। फिर मैंने बताया यदि कहीं ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास X प्लस Y एटम हो, उनमें से X एटम में कुछ ना हो रहा हो, Y एटम में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो, तब कैसे निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल, और ये बैलेंस रिएक्शन पर काउंट होगा। दूसरी बात बताई कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन हो तो कैसे करोगे, सेम एटम में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो एन फैक्टर X mod P - Q, डिफरेंट एटम में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो वही वाला फार्मूला, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल। इतनी बातें बताई। और दूसरी बात नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना बताया था। अब इसी बात को बताते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मेरे दोस्त क्या बताता है, A1A N2B ये कोई एक रिडॉक्स रिएक्शन दी है, N3C N4D ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हम ये बात लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। हम किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट किसी के भी बराबर कर सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर किए जा सकते हैं मेरे दोस्त। मतलब ए का ग्राम इक्विवेलेंट बी के बराबर किया जा सकता है, बी का ग्राम इक्विवेलेंट सी के बराबर किया जा सकता है, सी का डी के बराबर, मतलब किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट किसी के भी बराबर कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, तो लोगों ने कहा ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला ये एन फैक्टर इनटू मोल। मोल में एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम इक्विवेलेंट बन जाता है। दूसरा एन इंटू वी इन लीटर। तीसरा, बस यही दो फार्मूले आप अच्छे से याद रखिएगा, इन्हीं का हम यूज सबसे ज्यादा करेंगे, इन्हीं का हम यूज करेंगे। उसमें से मैं सबसे ज्यादा प्रीफर इसको करूंगा, एन फैक्टर इनटू मोल। ऐसा क्यों? क्योंकि मोल अपना भाई है, मोल हर चैप्टर में यूज होता है, इसलिए हमको जब मोल निकालते हैं तो इतना डरते नहीं है, फील मतलब बुरा फील नहीं होता कि अरे यार कैसे निकालेंगे। मगर ग्राम इक्विवेलेंट जब निकालते हैं तो हमें फील होता है कि यार ये पहली बार निकालना है, कैसे निकालें। तो हम मोल निकालेंगे और एन फैक्टर का मल्टीप्लाई मारेंगे, जैसे हमें क्या हो, अच्छा फील हो। क्यों? मोल फैक्टर अपना, मोल अपना भाई है यार, हर चैप्टर में तो निकालते हैं और इसी वजह से हमें उसको बहुत सारी तरीकों से निकालना भी आता है, हर सिचुएशन से मोल निकालना आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए यदि फार्मूला यूज करेंगे तो एन फैक्टर इनटू मोल यूज करेंगे। चलो फिर अपने भाई की ओर बढ़ते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं और उनको हम किस तरह से मेरे दोस्त करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो यार, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये पहला क्वेश्चन ये, विच सब्सटेंस इज सर्वाइव ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बताओ इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो यार रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दोस्त? हम सबको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट मेरे दोस्त कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो सेल्फ में क्या करता है? सभी को पता है कि वो सेल्फ में रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो सेल्फ में करेगा ऑक्सीडेशन, अपोजिट काम करता है। सेल्फ में क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो चेक कर लो इसमें से ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहां पे निकल के कितनी है 0 और यहां पे निकल के कितनी है 2, तो इसका मतलब निकल अपने में ऑक्सीडेशन कर रहा है ना। तो निकल जब अपने में ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये क्या हो गया? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ऐसा कौन है? बी आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है, इसमें पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो मेरे दोस्तों यार ये अच्छे से चेक करो, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना, मतलब हाफ रिएक्शन है। चेक करिए आप यदि अच्छे से ध्यान दें तो ये एक रिडक्शन है कि नहीं है। देखो आप अच्छे से ध्यान दीजिए, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। और जब दोस्त ये एक रिडक्शन रिएक्शन है तो हमें करना ही क्या है? हमें बस एनी फैक्टर तो निकालना है। क्यों? एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर क्या होता है? एक मोल, यहां पर एक मोल दिया, एक मोल मॉलिक्यूल के रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे वो एन फैक्टर होंगे। और वही तो पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे। तो यहां पे कितना लिखा है? एक ही मोल तो लिखा है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं वही तो एन फैक्टर होते हैं। तो एन फैक्टर निकाल दो। ये 7 है और ये मेरे दोस्त कितना है? 2 है। तो कैसे निकालते थे? मॉड 7 - 2 इक्वल टू 5। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जरा यार इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात और आपको बताते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, आप चाहें तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आ सकते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर उसको करते हैं। अब जरा देखो यार बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पढ़ के सुना सकते हो। क्वेश्चन क्या लिखा है? हाउ मेनी ग्राम ऑफ आयोडीन आर प्रिपेयर्ड इन ए सोल्यूशन which required 40 ml of 0.11 normal Na2H2O3 to react with via following reaction। तो देखो यार ये क्या होता है, इसको हाइपो सोल्यूशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी वो क्या करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट नाम ना लिख के लिख देते हैं कि आयोडीन को हाइपो सोल्यूशन से टाइट्रेट कराया। अब आयोडीन को हाइपो सोल्यूशन से टाइट्रेट कराया तो बच्चे को लगता है यार कैसे करें, हाइपो सोल्यूशन पता नहीं क्या होता है। तो एल्कली सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज नोन एज हाइपो सोल्यूशन। अच्छा, अब वो कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा आयोडीन की रिएक्शन इससे करा दी है,
तो मैंने कहा ठीक है यार करा दो, अपने को क्या है कि नहीं बच्चों, अपने को यार तुम किसी से भी कराओ, हम 2 मिनट में क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को तो एक ही काम करना है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करना है। ये देखो ऐसा कह रहे हैं वो। अब वो कहना क्या चाहते हैं कि बताओ कितने ग्राम है इसके, देखो हाउ मेनी ग्राम ऑफ आयोडीन, आयोडीन पूछ रहे हो और दिए क्या है 40 ml ऑफ 0.11 N नॉर्मल हाइपो सोल्यूशन। तो दोनों के क्या करें, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दें। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखे, N इंटू मोल ऑफ आयोडीन, ये ग्राम इक्विवेलेंट लिख गया आयोडीन के बराबर। अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखो, देखो V दिया है और नॉर्मेलिटी दी है, तो V और नॉर्मेलिटी दी है तो N इंटू V कर दो, तो 40 इंटू 10 की पावर -3। क्यों? क्योंकि वैल्यूम हमेशा लीटर में रखना है, इंटू V। ये किसके आ गए, इसके ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। अब मेरे दोस्त बस वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू, अच्छा वैल्यू तो मैंने पहले डाल दी है, आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख लो N इंटू V। इसके मैंने किस फॉर्मेट में लिखे, इस फॉर्मेट में, क्योंकि इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में दी है। तो इसका n फैक्टर निकालो, n फैक्टर कितना निकला 2 0 -1 कितना आया 2। समझ गए ना कैसे आया, किसी बच्चे को टेंशन तो नहीं है, अरे यार इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 है यहां 1 है तो ऐसा ही तो आएगा, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहां पे क्या है 2.5 है ना। तो जरा एन फैक्टर निकाल लीजिए आप, तो जब आप एन फैक्टर निकालोगे तो ये आएगा, तो इसका एन फैक्टर कितना आया 2। और हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी ग्राम, ग्राम निकालना है तो मोल को हमने ग्राम वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आयोडीन 127 होता है, 2 आयोडीन 254, ये मोल हो गया। और ये अब इसको n की वैल्यू है 0.11, v की वैल्यू है 40 को हम क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब मेरे दोस्त इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करने पर w की वैल्यू आ जाएगी, और जो w की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर बन जाएगा, वही हमारा क्या होगा दोस्त आंसर बन जाएगा। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब जरा देखो यार कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन जरा चेक करो, ये देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ N2H4, N2H4 के 1 मोल लिए गए हैं। 1 मोल ऑफ N2H4 जो है वो किसी रिएक्शन में Y में कन्वर्ट हो जाता है, और Y में हमारे पास सारे के सारे नाइट्रोजन Y में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ N2O4 लूज 10 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फॉर्म करता है नया कंपाउंड Y, एज्यूमिंग दैट ऑल नाइट्रोजन अपीयर्स इन द न्यू कंपाउंड। जितना नाइट्रोजन यहां है सारा का सारा नाइट्रोजन Y में है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। देख लो यार कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप, ये पेपर में आ भी चुका है। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मेरे दोस्त कितनी है, निकालो -2। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर दोस्त कितनी है X, हमें क्या पता यार नाइट्रोजन की कितनी है, वो तो पूछ ही रहा है। अब जरा गौर से बताओ कितने मॉलिक्यूल लिया है, 1 मोल। अब मेरी डिफिनीशन को बताओ, 1 मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं मेरे दोस्त वो क्या है, एन फैक्टर। ध्यान है डिफिनीशन, 1 मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं वो क्या है, एन फैक्टर है। इसका मतलब ये एन फैक्टर दिया है, किसका, इसका। क्यों, 1 ही मोल तो मॉलिक्यूल है, तो बस यार खेल खत्म, हमने एन फैक्टर निकाल दिया। एन फैक्टर ऑफ N2H4 कितना होगा एन फैक्टर, 2 मॉड -2 -x, यहां पे x मानी है ना और यहां पे 2 है। अब एन फैक्टर की वैल्यू कितनी डाल दी, 10। क्यों, 1 मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं वो एन फैक्टर है। और ये कितना आ गया 2, और ये कितना हो जाएगा 2 -x। ये ध्यान रखना मॉड के अंदर है तो ये पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकल के आनी चाहिए, तो 5 = आ गया 2 -x। तो मेरे दोस्त x = कितना आएगा, अच्छा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो जरा ध्यान रखो x = कितना आया, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो ये तो माइनस आ जाएगा, है ना। तो 1 मिनट इसको जरा देख ले, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। देखो जरा बच्चों, जब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए तो ये देखो आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये 5 = आ गया 2 + x, तो x = कितना आ गया 3 आ गया, ऊपर से कैसा पॉजिटिव का। तो ऐसा कोई आंसर दिया है, ये देखो हमारा ये आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। किसी बच्चे ने कहा कि सर -3 क्यों नहीं आ सकता है, तो मेरे दोस्त देखना -3 क्यों नहीं आ सकता है, जरा बताना। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है -2, और 10 इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हो, लूज कर रहे हो ना, तो लूज करने से तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी ना, तो ये -3 वाला तो कभी पॉसिबल नहीं था, पहले ही काट देना चाहिए था हमें। बात समझ गए,
-3 वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर मैथ की इक्वेशन बन रही है। मैथ की इक्वेशन बन रही है तो बच्चा कह सकता था कि सर यहां +3 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है। तो मैंने कहा बहुत सही यार, तुम तो बहुत अच्छी मैथ जानते हो। फिर मैंने उसको समझाया कि भैया मैथ के साथ साथ थोड़ा केमिस्ट्री पे भी ध्यान दो मेरे बेटे। 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज करने से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है मेरे बेटे। तो बच्चे ने कहा हाँ सर 3 वाले को तो उड़ा ही दो, ये तो सबसे गलत आंसर है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा देखो यार, कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक इस जगह पे पहुंच गए। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, और यदि कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम लोग उसको 2 मिनट में निपटा देते हैं। पूछना क्या चाहता है जरा देखो, गौर से ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट से डगमगाना नहीं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया तो कुछ उल्टा सीधा चिपकाने लगे। जो पढ़ाया जा रहा है डिट्टो वही चिपकाओ, ना आए हमसे पूछो, मगर इसका मतलब नहीं कि उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट चिपका रहे हो। इन्हीं कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन होंगे। जरा देखो, एक एलिमेंट X है, हैविंग इक्विवेलेंट वेट E, फॉर्म ए जर्नल ऑक्साइड XMON। एक एलिमेंट X है जिसका इक्विवेलेंट वेट E है और उसका ऑक्साइड का फार्मूला ये है, इट एटॉमिक वेट विल बी, और इसका एटॉमिक वेट हमसे पूछना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जरा गौर समझिएगा मेरी बात को। जरा मेरे दोस्त ये बताओ, मैंने क्या इक्विवेलेंट वेट निकालने का कोई फार्मूला बताया था? क्या मैंने इक्विवेलेंट वेट निकालने का कोई फार्मूला बताया था एलिमेंट के? हाँ, हाफ मोल ऑक्सीजन जिस वेट से कंबाइंड होता है उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। हाफ मोल ऑक्सीजन जिस वेट से कंबाइंड होता है उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। तो जरा x का इक्विवेलेंट वेट निकाल दो। इसको हाफ बनाना है, तो हाफ बनाना है तो क्या करोगे, 2n से डिवाइड, 2n से डिवाइड। तो जब 2n से डिवाइड कर दोगे तो ये आया, और यहां पे कितना आ गया, हाफ मोल आ गया। अब बताओ, हाफ मोल ऑक्सीजन जिस वेट से कंबाइंड होता है उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। इसका मतलब आ गया इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/2n। बताओ इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू कितनी आई, m/2n। हम कह रहे हैं इक्विवेलेंट वेट m/2n है, वो कह रहे हैं इक्विवेलेंट वेट E है, तो दोनों बराबर होंगे, बराबर कर दिए। अब मेरे दोस्त बताओ, ये ऐसे लिखा है, किसी को बुरा लग रहा है? नहीं। अच्छा, इस बात को मैं ऐसे लिख लूं तो भी बुरा नहीं मानोगे, m इक्वल टू 2ne, है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? अब ये m क्या है, m है x के मोल। देखो x के मोल, इसका मतलब m मोल का वेट इतना है। ये ग्राम में होता है ना भाई, इसकी यूनिट क्या है, ग्राम। ये ग्राम में आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, मोल आया है। ये क्या है दोस्त, मोल। भाई यहां पे मोल था तो यहां पर भी मोल ही होगा ना यार, इतने मोल इतने ग्राम के बराबर है। तो यहां पे मैंने ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं यूनिट के साथ। तो मैंने लिख दिया m मोल ऑफ x बराबर है 2n इंटू ई ग्राम के। किसी बच्चे को बुरा लगेगा? नहीं। तो जरा बताना, 1 मोल ऑफ x किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2n इंटू ई डिवाइडेड बाई m ग्राम के। यहां सही है। अब बताओ, 1 मोल के वेट को क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं यार। 1 मोल के वेट को क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट ये आ गया। 1 मोल के वेट को क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं। तो 1 मोल का वेट निकाल दिया, 1 मोल का वेट एटॉमिक वेट है। क्या कोई नया कॉन्सेप्ट लगाया? नहीं, उसने इक्विवेलेंट वेट दे रखा था, उसने हमें इक्विवेलेंट वेट दे रखा था। तो मैंने फार्मूला निकाल दिया कि हाफ मोल ऑक्सीजन से जो कंबाइंड होगा वो इक्विवेलेंट वेट होगा। हाफ मोल ऑक्सीजन से कितना कंबाइंड हो रहा है, m/2n मोल। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ x m/2n मोल हुआ। तो हमारे हिसाब से इक्विवेलेंट वेट x/2n मोल हुआ, उनके हिसाब से कितना हुआ, E, बराबर कर दिया। ठीक है, कोई बच्चा चाहे तो इसमें एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई कर ले। और इस भाई एक तो मैंने ये फंडा लगाया है, एक फंडा कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी लगा सकता है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। देखो कैसे, मेथड नंबर 2। भाई ये हमारा क्या आ गया था, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट आ गया था। इसमें हमने एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ग्राम में बन गया, और यही वैल्यू क्या है, E है, तो A की वैल्यू निकाल दी, E/A 2n डिवाइडेड बाई m। लो डायरेक्ट आ गया एक ही बार में। बात समझ पाए भाई, ये मोल में आया है ना, m/2n क्या है, मोल। मोल को हम ग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई करेंगे, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो ये ग्राम में आ गया और ये भी ग्राम में दिया है, तो दोनों बराबर कर दिए, A की वैल्यू निकाल ली, और यही पूछा जा रहा है। तो चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जरा देखो यार, इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और करते हैं जो मैंने बीच में स्किप किया था।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरा देखो, ये क्वेश्चन को हम करते हैं। इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे जरा समझो। जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। 3 मोल मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट रिक्वायर्ड 100 ml ऑफ 2m KMnO4 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम, हेंस द मोल फ्रैक्शन ऑफ फेरस सल्फेट इन ए मिक्सचर। मिक्सचर का क्वेश्चन है, जरा याददाश्त सही हो तो मिक्सचर वाले क्वेश्चन के बारे में कॉन्सेप्ट मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि मिक्सचर का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये चेक करो कि मिक्सचर में दोनों रिएक्शन कर रहे हैं कि एक रिएक्शन कर रहा है। यदि एक रिएक्शन कर रहा है तो वो सिर्फ आंखों का धोखा है, वो मिक्सचर का क्वेश्चन ही नहीं है रियलिटी में। ये रियलिटी में बेसिक क्वेश्चन है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है। पहला पॉइंट ये बताया था। दूसरा पॉइंट ये बताया था कि यदि वो मिक्सचर का क्वेश्चन है दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो निकाल दो जो दिया जाए। यदि मिक्सचर का क्वेश्चन है और दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमेशा एक ही बात बताई थी कि जो दिया जाए क्वेश्चन में वही निकाल दो। तो पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए ना यार कि दोनों रिएक्शन करेंगे कि एक। तो जरा बताना, हमारे पास एक मॉलिक्यूल कौन है? फेरस सल्फेट। एक मॉलिक्यूल कौन है मेरे दोस्त? फेरिक सल्फेट। अब मेरे दोस्तों जरा बताना, फेरस सल्फेट क्या होता है? +2, और सल्फेट में सल्फर की कितनी होती है? +6। फेरिक सल्फेट में Fe कितना होता है? +6, और सल्फेट की कितनी होती है? ये। KMnO4 क्या होता है? सभी बच्चों को पता है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एसिडिक मीडियम में अपने में रिडक्शन करता है। पर मैग्नेट से किस में जाता है? Mn2 में जाता है। तो इसका मतलब क्या है? और KMnO4 इनका ऑक्सीडेशन करेगा। तो जरा बताना, Fe की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +3। क्या इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आपने पढ़ी? नहीं। तो इसका मतलब यार इस मॉलिक्यूल का तो हम ऑक्सीडेशन कर ही नहीं सकते, इस एटम का। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैंने तुम्हें पढ़ाई है, कितनी होती है? +6, और वो +6 में है। तो यार फेरिक सल्फेट में तो किसी का ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है, ना तो Fe का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है ना सल्फर का। इसका मतलब क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ एक करेगा, फेरस सल्फेट। क्यों? क्योंकि फेरस सल्फेट में Fe2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा Fe3 में। इसका मतलब ये आंखों का धोखा है, हम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है ना। जैसे हम क्वेश्चन से डर जाएं और इनको पता नहीं है कि हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बचपन में ही पढ़ लिया था, मोल कॉन्सेप्ट में ही। अब आप चाहे जहां डालो, हम लोग उसी तरह से इसको ट्रीट करेंगे। तो फेरस सल्फेट जब इससे रिएक्शन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक में। और मेरे दोस्त Mn किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn2 में। बाकी रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं की क्योंकि अपने को जरूरत ही नहीं है। इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने, तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखे जाते हैं? N फैक्टर × मोल ऑफ फेरस सल्फेट। इसके ग्राम इक्विवेलेंट भी कैसे लिखोगे? N फैक्टर × मोल ऑफ KMnO4। अब यार मेरे दोस्तों वैल्यू डाल दो। तो N फैक्टर फेरस सल्फेट का कितना निकलेगा? सभी को पता है कैसे? 1 2 -3 = 1। अब कोई समझ गया होगा ना, यहां पे 1 लिखा है इसलिए 1 लिखा, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो N फैक्टर ये हो गया। मोल अपने को निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ना, तो मोल फ्रैक्शन के लिए मोल चाहिए ना मेरे दोस्त, डिवाइडेड बाई N फैक्टर। अब इसका N फैक्टर कितना निकलेगा? सभी बच्चों को पता है, यहां पे कितना लिखा है? 1, ऑक्सीडेशन नंबर 7 -2 = क्या आएगा? 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब मोल मेरे दोस्त, मोल कैसे निकालेंगे? V दिया है, M दिया है, तो M × V करने से मोल ही तो निकलता है, M × V। मगर V किस में होना चाहिए? लीटर में। बात समझ पाए? ये मोल हो गया। M × V करने से मोल ही तो निकलता है। अब सॉल्व कर लो यार। तो मोल ऑफ फेरस सल्फेट कितने आ गए? तो मोल ऑफ फेरस सल्फेट मेरे दोस्त आ गए 1। बस बात खत्म हो गई। मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हो ना, तो मोल फ्रैक्शन मेरे दोस्त कितना होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है क्या? जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाए उसके मोल ऊपर नीचे टोटल मोल। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला जा रहा है उसके मोल ऊपर 1 आ गया, नीचे टोटल मोल कितने हैं? 3 आ गए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फेरस सल्फेट कितना आ गया? 1/3 आ गया। क्वेश्चन खत्म। अब यार ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा समझो कैसे किया जाए, ठीक है? देखिए, KiO3 ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ Ki। वो कह रहे हैं यार हमारे पास KiO3 है, वो एक्सेस ऑफ Ki से ट्रीट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो बताना चाहते हैं कि ये Lr है,
या फिर वो बताना चाहते हैं कि ये 100% कंज्यूम होगा, है कि नहीं। और कहते क्या है, द लिबरेटेड आयोडीन, अच्छा इसमें आयोडीन निकल रही है, लिबरेटेड आयोडीन इज ट्रीटेड विद VmL ऑफ x मोलर हाइपो सोल्यूशन Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, मतलब हाइपो सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KiO3 इन ए सोल्यूशन इज, ओके, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं। और जो आयोडीन वहां से निकला है उसको हाइपो सोल्यूशन के साथ ट्रीट करा दिया गया है, उसको क्या है, हाइपो सोल्यूशन के साथ ट्रीट करा दिया गया है। जब आप हाइपो सोल्यूशन के साथ ट्रीट कराते हो तो यार इक्वेशन ये बनती है ऐसे, अभी पीछे हम लोगों ने की थी ये। अब वो पूछना चाहते हैं कि बताओ यार इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, और हाइपो सोल्यूशन की वैल्यू दी है VmL x मोलर वैल्यू दी है, इतनी बात है। तो क्या हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं? तो मेरे दोस्तों हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा गौर समझना। यदि हमें इसके ग्राम इक्विवेलेंट मिल गए तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट मिल गए तो ये जो आयोडीन निकली है वही तो यहां आई है, तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ मिल जाएगा, फिर यहां आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं क्वेश्चन। मगर इस जगह पे एक खतरनाक कॉन्सेप्ट है, उसको जरा सुन लो, नोट डाल के लिख रहा हूं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये देखो कैसे, ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, जब एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में जाओगे, जब एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में जाओगे तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, जैसे बच्चे क्या समझ रहे होंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट मिल गए तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट मिल गए, जो ग्राम इक्विवेलेंट इसके यहां पे है वही ग्राम इक्विवेलेंट इसके यहां पे आ गए है, और फिर इसके ग्राम इक्विवेलेंट इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर दिए। नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट एक रिएक्शन से जब दूसरे रिएक्शन में जाते हैं तो चेंज हो जाते हैं, जबकि मॉलिक्यूल वही है। जैसे उसने कहा जितनी आयोडीन निकली है वो सब की सब हाइपो सोल्यूशन से ट्रीट करा दी गई है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहां के ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन और यहां के ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन सेम होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट नहीं सेम होते, मोल सेम होते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्राम इक्विवेलेंट एक वेरिएबल टर्म है, ध्यान रखो, क्योंकि एन फैक्टर पर डिपेंड करता है, और हो सकता है यहां पर आयोडीन का एन फैक्टर अलग हो और यहां पर मेरे दोस्त आयोडीन का एन फैक्टर अलग हो, और ऐसा हुआ तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नहीं कर सकते हो। तो अब जरा गौर समझो, जब हम एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो हमने क्या कहा, रिएक्शन 1 से रिएक्शन 2 में यदि हम शिफ्ट होते हैं, ठीक है, रिएक्शन 1 से रिएक्शन 2 में हम क्या करते हैं, शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो ऑलवेज, गौर समझिएगा, ऑलवेज मोल के टर्म में होंगे, मोल के टर्म में होंगे। यह बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जब हम एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में जाएंगे तो मोल के टर्म में जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में नहीं जाएंगे। यदि ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में गए तो तुम समझ लेना गेम तुम्हारा हो गया। क्यों? क्योंकि तुम जो ग्राम इक्विवेलेंट यहां पर होंगे वही ग्राम इक्विवेलेंट यहां पर जाके छाप दोगे, और जैसे ही ऐसा कर दोगे वैसे ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब हम एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में जाएंगे तो गलत हो जाएगा, मोल के टर्म में हमेशा जाना। कैसे? अब मैं करके दिखाता हूं भाई। जो इसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वही इसके होंगे, कंफर्म। तो मैंने अपना वही पुराना फंडा लिखाया, मैंने आपको कहा है हमेशा हम मोल के फॉर्म में चलते हैं। हम क्या फार्मूला लिखते हैं, n इंटू मोल। तो देखो x इंटू वी, एक्स m इंटू वी किया तो ये क्या बन गया मेरे दोस्त, मोल बन गया। ये मोल बन गया कि नहीं? अब इसमें n फैक्टर का मल्टीप्लाई मारा, इसका n फैक्टर कितना है, यहां पे +2 है और यहां पे क्या है 2.5, तो n फैक्टर कितना आएगा 2 माइनस 2.5 इक्वल टू 2। सही है? तो यार n फैक्टर आ गया 1 है ना, 1 आएगा। ये गलत लिख गया है, क्यों? 0.1 इंटू 2, तो ये आ गए इसके क्या, ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। अच्छा, इसके भी मैंने ऐसे लिख लिया, n फैक्टर कितना हुआ, देखो n फैक्टर कितना हुआ 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 माइनस 1, क्योंकि यहां पे -1 आएगी ना, तो कितना n फैक्टर आया, 2 आया इसका।
तो यहां पे आया 2 इंटू मोल ऑफ आयोडीन। मैं इसको आयोडीन के मोल के फॉर्म में ले जा रहा हूं। तो बताओ जरा मोल ऑफ आयोडीन कितने आ गए मेरे दोस्त? मोल ऑफ आयोडीन ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में कभी मत ले जाना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया x v इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 मोल। अब जितने मोल आयोडीन के यहां है उतने मोल यहां है, तो यहां पे मोल कितने आ गए मेरे दोस्त? x इंटू वी इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 मोल। अब यार इसके ग्राम इक्विवेलेंट बनाओ। तो अब इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दिए। इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट कहां बराबर कर रहा हूं? यहां पे कर दूं दोस्तों, जरा गौर समझिएगा। इसके ग्राम इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, KiO3 के ग्राम इक्विवेलेंट, ये तो हमें निकालना ही है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिए। अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे? गौर से देखिए, n फैक्टर इंटू मोल ऑफ आयोडीन। n फैक्टर मेरे दोस्त कितना है? अभी हमें पता करना पड़ेगा। अब देखना कैसे फंसे। n फैक्टर, यहां पे आयोडीन की वैल्यू अलग कलर लेता हूं जैसे थोड़ा सा समझ में आया हम लोग को। यहां पे कितना है? 0, यहां पे कितना है? -1 और यहां पे कितना है? +5। ये भैया डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, और डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का n फैक्टर बैलेंस करके निकाला जाएगा। इसकी अपोजिट रिएक्शन मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाई थी पीछे, देखो अभी मैं ले चलता हूं वहां पे आप लोगों को। ये देखो आप Br2 BrO3 निगेटिव, Br निगेटिव, वहां पे जस्ट उल्टी लिखी है। I2 लिखा है, उधर क्या लिखा है? Ki और KiO3 जस्ट अपोजिट लिखी है। तो इसका n फैक्टर यहां 5/3 आया था, तो वहां पर भी 5/3 आएगा। ठीक है, देखो एक बार इसको देख लो तुम पहले कैसे लिखा है। इसका जस्ट अपोजिट वहां लिखा है। तो या तो रिएक्शन को हम बैलेंस करें, तो हमारे पास उस जगह पे जगह नहीं है, तो हम लोगों ने वहां पे डायरेक्ट उठा लिया है। ये देखो I2, अब यहां यदि Br2 कर दो तो Br2, ठीक है, Br निगेटिव और BrO3 निगेटिव, वही रिएक्शन है अपोजिट, तो n फैक्टर भी वही आएगा क्योंकि बैलेंसिंग भी वही होगी। तो इसका n फैक्टर मैं यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। n फैक्टर कितना आएगा? 5/3 n फैक्टर आएगा। कैसे निकाला समझ गए? पीछे से, ठीक है, जगह नहीं थी तो पीछे से चुरा लाए हैं और यहां चिपका दे रहे हैं। तो देखो जरा बच्चों, n फैक्टर आ गया 5/3, ठीक है, अब मोल कितने आ गए? x इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -3। अब ऐसा आंसर चेक करो कौन सा है? 5/6 xv इंटू 10 की पावर -3। तो पहले 5/6 xv इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 नीचे आ जाएगा तो 1000 हो जाएगा। आंसर क्या आया? ये। तो ये टफेस्ट क्वेश्चन है किसका? रिडॉक्स का। तो जब भी एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में जाओ, दो रिडॉक्स रिएक्शन दिए तो ऑलवेज मोल के टर्म में जाओगे, ऑलवेज मोल के टर्म में जाओगे, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में गए तो गलत हो जाएगा। यहां पर जो आयोडीन के ग्राम इक्विवेलेंट है वो देखो कितने हैं? मोल इंटू 2, और यहां पर जो ग्राम इक्विवेलेंट है आयोडीन के वो कितने हैं? मोल इंटू 5/3। तो अलग अलग वैल्यू है ग्राम इक्विवेलेंट की। यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट आयोडीन के अलग है, यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट अलग है। जबकि हमें क्या फील होगा कि यार देखो जो आयोडीन निकली है वही तो क्रॉस हो गई है, तो बराबर होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट एक वेरिएबल चीज है क्योंकि वो n फैक्टर पर डिपेंड करती है, वो बराबर नहीं होंगे, मोल को बराबर होंगे। जो मोल आयोडीन के यहां है वही मोल आयोडीन के यहां होंगे, वो नहीं चेंज हो सकते। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात समझ पा रहे हो कैसे किया है? अब जरा देखो यार इस वाले क्वेश्चन पे जरा ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जिलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम। अब जरा देखो यार एग्जामों में बहुत हल्के क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लो, जैसा ही क्वेश्चन आएगा वैसे ही आप 2 मिनट में इसको सॉल्व कर दोगे। अब जरा देखो वो क्या कह रहा है? फेरस ऑक्जिलेट। फेरस ऑक्जिलेट मेरे दोस्तों क्या होता है? ये होता है किससे रिएक्शन कर रहा है? KMnO4 से, और मीडियम कैसा है? एसिडिक। तो सभी बच्चों को बताया है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में जाएगा? Mn2+2 में। और मेरे दोस्तों ऑक्जिलेट आयन किस में जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। और प्यारे दोस्तों फेरस है, फेरस का मतलब +2, फेरस का मतलब Fe+2 है, Fe+2 किस में जाएगा? Fe+3 में। ये देखो यार मेरे दोस्तों काम हुआ है। अब इस चीज को आप अच्छे से पकड़ो कि कैसे कैसे कहां कहां क्या हो रहा है। अब आप अच्छे से ध्यान देंगे तो ये क्या है? +7 से +2, तो +7 से +2 क्या हुआ? 1, 7 - 2, n फैक्टर कितना हुआ? 5। ठीक है दोस्त, अब यहां पर देखो कार्बन कितना है? कार्बन हमारा 3 है, और यहां पर कार्बन कितना है?
4 है, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मगर साथ साथ में Fe को चेक करो, Fe कितना है, +2 है, और यहां पर मेरे दोस्त क्या हो रहा है, Fe कितना है, +3 है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, सम करके 1 Fe का 2 और Fe का 3 प्लस ये Fe वाला हो गया, ठीक है। जहां पे आपने Fe2 से कहां गए हो मेरे दोस्त, Fe3 पे गए हो, प्लस 2, ठीक है, -3 -4, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो गया। टोटल मिलके ये हमारा एन फैक्टर बना किसका, फेरस ऑक्जिलेट का। ये बात मैंने एन फैक्टर निकालते समय बताई थी। यदि एक से ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं किसी एक मॉलिक्यूल में तो किस तरह से करते हैं। अब इसको ऐड कर दो मेरे दोस्त, तो 1 + 2, एन फैक्टर कितना हो गया, 3। इसका एन फैक्टर कितना है, 5। इसका एन फैक्टर कितना है, 3। तो एन फैक्टर का रेशियो आया मेरे दोस्त 3:5। तो ये एन फैक्टर का रेशियो है। एन फैक्टर के रेशियो का अपोजिट रेशियो किसका होगा मेरे दोस्त, अपोजिट रेशियो होगा किसका, बैलेंस रिएक्शन का रेशियो। तो वो कितना आएगा, 5:3। इसका मतलब इसका एन फैक्टर, इसका बैलेंस कोएफिशिएंट, और इसका एन फैक्टर, इसका बैलेंस कोएफिशिएंट। अब आपको पूरी रिएक्शन बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके बीच में रिलेशन की बात की रही है, जिनके बीच में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो फेरस ऑक्जिलेट है और KMnO4 है। तो फेरस ऑक्जिलेट और KMnO4 के तो कोएफिशिएंट मिल ही गए हैं, तो बस सीधा उठा के क्या कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो जरा गौर से समझिए। क्वेश्चन खत्म है, वो कह रहा है 1 मोल फेरस ऑक्जिलेट को ऑक्सीडाइज कराने के लिए कितने मोल MnO4 निगेटिव लगेगा। तो बस बात खत्म है। 5 मोल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए कितना लग रहा है, 3। तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा, सारे बच्चों को पता चल गया, 3/5 मोल। आंसर आ गया, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, बात समझ में भाई। 5 मोल फेरस ऑक्जिलेट को ऑक्सीडाइज कराने के लिए KMnO4 कितना खर्च हो रहा है, 3। तो 1 मोल के लिए कितना खर्च होगा, 3/5 मोल। आंसर आ गया ये। अब मोल कॉन्सेप्ट से नहीं करना चाहते हो तो इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर लो। इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका ग्राम इक्विवेलेंट फेरस ऑक्जिलेट के मोल 1, एन फैक्टर फेरस ऑक्जिलेट का 3, KMnO4 के एन फैक्टर 5। मोल कितने निकालने हैं, किसका मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4। ये तो उल्टा निकाल दिया है मैंने। 1 मिनट प्यारे बच्चों, है ना। हम लोगों ने तो फेरस ऑक्जिलेट के मोल निकाल दिए हैं, और यहां पूछा जा रहा है हम लोगों का किसका, KMnO4 का। तो देखो 3 मोल KMnO4 5 मोल फेरस ऑक्जिलेट को ऑक्सीडाइज करता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जिलेट। अच्छा ठीक है, फिर 1 मोल फेरस ऑक्जिलेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने KMnO4 लगेंगे, ये पूछ रहा है। 1 मोल फेरस ऑक्जिलेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने KMnO4 लगेंगे। तो जरा देखो 5 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने खर्च होते हैं, 3, है ना। 5 मोल फेरस ऑक्जिलेट ऑक्सीडाइज होता है 3 मोल से, तो 1 मोल फेरस ऑक्जिलेट कितने से ऑक्सीडाइज होगा, 3/5। 3/5 का मतलब 0.6 मोल से। तो ये हमारा आंसर बन गया। ये देखो, अब एन फैक्टर से करना चाहो तो एन फैक्टर से कर दो। देखो फेरस ऑक्जिलेट का एन फैक्टर 3, फेरस ऑक्जिलेट का मोल 1, ठीक है। KMnO4 का एन फैक्टर 5, KMnO4 के मोल निकालने हैं। अब बस आप सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा, 3/5 आंसर। ये कैसे किया समझ गए, डिट्टो सेम क्वेश्चन किया यार मैंने। ठीक है, रिएक्शन लिखी, बैलेंस किया, एन फैक्टर निकाल दिया, और एन फैक्टर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जरा देखो यार बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, इसको जरा चेक करिए। द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। वो कह रहा है यार सल्फाइड आयन सभी लोग जानते हैं क्या होता है, SO3 2 निगेटिव। सल्फाइड आयन को ऑक्सीडाइज कराने के लिए KMnO4 के कितने मोल लगेंगे। तो यार बस कर दो यार, इसमें क्या करना है। एसिडिक मीडियम है तो ये किस में जाएगा, 2 पॉजिटिव में। बाकी रिएक्शन अपने बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसका एन फैक्टर कितना बनेगा प्यारे दोस्तों, यहां पे कितना लिखा है 1, ऑक्सीडेशन नंबर 4, और जा किस में रहा है 6। तो 1 4 - 6 कितना आ गया एन फैक्टर
2, इसका एन फैक्टर तो 5 होता है, डायरेक्ट लिख दूं यार, समझ गए होगे। 1 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। अब 5 और 2 का रेशियो वही रहेगा, तो इसका एन फैक्टर, इसका कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट बना रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं, इसका एन फैक्टर, इसका कॉफिशिएंट, इसका एन फैक्टर, इसका कॉफिशिएंट। लो बस बात, क्वेश्चन खत्म हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिडक्शन विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। अब जरा देखो, 5 मोल सल्फाइड आयन को ऑक्सीडाइज कराने के लिए 2 मोल KMnO4 लगता है। 5 मोल सल्फाइड आयन को ऑक्सीडाइज कराने के लिए 2 मोल KMnO4 लगता है, तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा मेरे दोस्त? 2/5। आंसर आ गया 2/5। ठीक है, ये देखो। अब चाहें तो एन फैक्टर से कर लें, इसके बारे में पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया है, ये दिया, ये पूछा गया है, इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने के लिए क्या होता है? मोल, मोल कितने हैं? 1 मोल। एन फैक्टर कितना है? 2। मोल ऑफ KMnO4 निकालने हैं दोस्त, एन फैक्टर कितना है? 5। आंसर देखो सेम आ रहा है, चाहे जैसे कर लो आंसर सेम आएगा। तो यार देखो, इतने इजी क्वेश्चन पेपर में आता है, पेपर में कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो मतलब आपके लिए टफ नहीं होगा, आप मिनटों में निकाल लोगे यार। बस मेरी बातों को अच्छे से याद रखो, जो 10-12 कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको दिमाग में बैठा लो, और दिमाग में बैठाने के बाद कोई भी क्वेश्चन आए जरूर करोगे, चाहे, ये मेरी गारंटी है, क्वेश्चन चाहे जैसा हो यार। यदि तुम ना कर पाए तो फिर मेरे पढ़ाने से क्या फायदा हुआ। चलिए, द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki इन एल्कलाइन मीडियम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकल है, क्योंकि जनरली रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, और यहां पे रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में कह रहा है, तो एल्कलाइन मीडियम का प्रोडक्ट आपको कम आता है। तो देखो जरा, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल ज्यादा देता हूं। KMnO4 यदि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता तो क्या आएगा? एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ये अपने को कन्वर्ट करता है MnO4 MnO2 में, और I अपने को कन्वर्ट करता है I2 में, एसिडिक मीडियम में मेरे दोस्त। ये डी ब्लॉक में जब पढ़ाया जाएगा तो इस रिएक्शन के बारे में भी बताया जाएगा, नोट लिख के लिखाया जाएगा कि ये रिएक्शन 2 तरह से होती है। एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्जन है, मगर यही रिएक्शन मेरे दोस्त यदि एल्कलाइन मीडियम में कह दी गई तो एल्कलाइन मीडियम में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एल्कलाइन मीडियम में ये जाता है MnO2 में, और ये जाता है KiO3 में। एल्कलाइन मीडियम में ये ऐसे चेंज हो रहा होता है, +7 से +4। ये हमारा क्या है? एल्कलाइन मीडियम है, मतलब बेसिक मीडियम है। और ये -1 से मेरे दोस्त +5 में चेंज हो रहा होता है। तो सारे प्यारे बच्चे इस बात को गौर से ध्यान रखना, इसलिए मैंने दोनों रिएक्शन एक साथ लिख दिए हैं कि डी ब्लॉक का भी काम हो जाएगा और साथ साथ में यहां का भी काम हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। बस रिएक्शन लिख गई तो आप क्वेश्चन 100% कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हो। एन फैक्टर कितना आया मेरे दोस्त? 1 7 - 4 = 3। अब यार ये तो समझ ही जाते होगे ना कि कैसे लिख देता हूं मैं अचानक, है ना। और मुझे लगता है आप भी लिख दोगे, और आप मेरे से पहले लिख दोगे। 1 - 1 - 5, एन फैक्टर कितना आया दोस्त? 6। तो एन फैक्टर का रेशियो क्या है? एन फैक्टर का रेशियो है 6:3। 6 किसका है? Ki का, और 3 किसका है? KMnO4 का। KMnO4, ठीक है। एन फैक्टर का रेशियो 6:3 है। 6:3 का मतलब होता है 2:1। एन फैक्टर का रेशियो ये है, तो कॉफिशिएंट का अपोजिट होगा। इसका मतलब 2 कॉफिशिएंट किसका होगा? इसका होगा, और 1 कॉफिशिएंट किसका होगा? इसका, है कि नहीं। जो एन फैक्टर का रेशियो, तो Ki का एन फैक्टर कितना निकला है? 2 निकला है Ki का एन फैक्टर, और Ki का एन फैक्टर 2 निकला है, तो कॉफिशिएंट 1 होगा। रेसिप्रोकल है ना, अपोजिट। ये देखो, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप 2 मिनट में कर दोगे। द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki। 1 मोल Ki को रिड्यूस करने के लिए कितने KMnO4 लग रहे हैं? 2। आंसर डायरेक्ट हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ तो दिया है। 1 मोल Ki को रिड्यूस करने के लिए कितना KMnO4 खर्च करना पड़ेगा? 2 मोल। यही पूछ रहा है वो, और ये यहां साफ साफ लिखा भी है कि 1 मोल Ki को रिड्यूस कराने के लिए 2 मोल KMnO4 खर्च करने पड़ेंगे। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। और यदि किसी बच्चे को लगता है नहीं ग्राम इक्विवेलेंट से करें, तो ग्राम इक्विवेलेंट से भी कर लो यार। देखो, Ki का एन फैक्टर कितना है? 6। मोल कितने हैं? ऊपर दिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ Ki 1। KMnO4 का एन फैक्टर कितना है?
3 और मोल कितने हैं अपने को निकालने हैं। मोल इंटू एन फैक्टर लगा रहा हूं। मैंने आपको पढ़ाया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में हम हमेशा एक ही फार्मूला लगाएंगे, मोल इंटू एन फैक्टर। ऐसा क्यों लगाएंगे? क्योंकि बहुत आसान होता है मोल निकालना। ये देखो KMnO4 के कितने मोल आए? 2, वैसे भी 2 ही आ रहे थे। ये देखो हम लोगों ने इस बात को खत्म कर दिया है ना प्यारे बच्चों। तो जरा देखो यार कैसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कराए, टफ से टफ, इजी से इजी, और पेपर में तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका काम है बहुत अच्छे से इन चीजों को रिवाइज कर लेना और रिवाइज करके क्वेश्चन को करना। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा जरूरी पढ़ना है उतना ही ज्यादा जरूरी रिवीजन करना भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग खुश रहें, पढ़ाई करते रहें और सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।